सोचो, अगर दुनिया में किसी का कोई नाम न होता तो हम किसी को कैसे पुकारते या बुलाते। नाम को ही संज्ञा कहते हैं। आज का हमारा विषय है संज्ञा। किसी का नाम ही संज्ञा कहलाता है। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराए उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति के नाम सानिया मिर्जा, सचिन तेंदुलकर, महात्मा गांधी, गंगा, हिमालय। वस्तु जैसे कार, टीवी, मोबाइल। इसी प्रकार से स्थान के नाम जैसे चेन्नई, दिल्ली, लखनऊ, उत्तर प्रदेश इत्यादि। और भाव भाव वो जिसे हम महसूस करते हैं, जैसे सुंदरता, कोमलता, ईमानदारी, मानवता, खुशी। इसी प्रकार से संज्ञा के तीन भेद है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के तीन भेद माने जाते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद है। जिस प्रकार से हमने पढ़ा जातिवाचक संज्ञा, तो यहाँ जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होंगे, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद हुए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो आइए अब हम सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह होती है जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हमने बताया अभी कि सचिन तेंदुलकर, जैसे कोई पुस्तक का नाम रामायण, महाभारत। अब यहाँ पर देखिए कुछ वाक्य है। पहला वाक्य है हमारा, राम दशरथ के पुत्र थे। तो यहाँ राम शब्द और दशरथ ये दोनों ही व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो राम भगवान जी के बारे में बात कर रहे हैं और उनके पिता दशरथ जी के बारे में बात कर रहे हैं, वो केवल पूरे संसार में एक ही है। तो ये व्यक्ति विशेष हो गए, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आए। अगला वाक्य है, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यूरोप की यात्रा पर गए। तो यहाँ पर भारत और श्री नरेंद्र मोदी जी और यूरोप, ये तीनों ही शब्द जो है हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अगला हमारा वाक्य है, APJ अब्दुल कलाम एक बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे। तो यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम जो हमारे राष्ट्रपति भी रहे, उनके बारे में बात कर रहे हैं। ये व्यक्ति विशेष है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अगला हमारा वाक्य है, रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान लिखा। तो यहाँ पर रविंद्रनाथ जी ने लिखा ये राष्ट्रीय गान, इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अगला है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की अगर हम परिभाषा पढ़े तो क्या होगी कि जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। हमारा पहला वाक्य है इसमें, देखिए, देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ पर देश जो है वो पूरे देश के बारे में बात करें, एक संपूर्णता की बात यहाँ पर हो रही है, सभी देशों के बारे में। तो यहाँ किसी एक देश की बात नहीं हो रही, पूरे सभी जो पूरा विश्व है उन इसमें जो देश है उन सभी देशों के बारे में बात की जा रही है, इसलिए ये देश जो है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगला है हमारा वाक्य, पुस्तक मनुष्य की सच्ची मित्र है। तो यहाँ पर पुस्तक और मनुष्य दोनों ही शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा है।
अगला हमारा वाक्य है, कोरोना काल में डॉक्टरों ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया। तो यहाँ पर जो डॉक्टरों शब्द है वो हमारा जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यहाँ सभी डॉक्टरों के बारे में बात की जा रही है, किसी एक के लिए नहीं। जितने भी विश्व में डॉक्टर है उनके बारे में बात की जा रही है, तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगला हमारा वाक्य है, मुझे कुत्ते पालने का शौक है। तो यहाँ पर कुत्ते जो शब्द है वो संपूर्ण कुत्ते जो होते हैं अन्य अलग अलग प्रजाति के भी होते हैं, तो वो संपूर्ण जो उनकी जातियां हैं उनका एक जो शब्द जो बनता है कुत्ते, वो उनका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। किसी प्रकार से अगला है हमारा, जैसे कि हमने बताया कि समूह जो जातिवाचक संज्ञा है उसके दो भेद हैं, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसका हम पहला भेद लेते हैं जो है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा की अगर हम परिभाषा देखें तो इसमें होगा कि जिस संज्ञा शब्द से किसी समुदाय या समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दरबार, सभा, दल, भीड़। भीड़ आपने देखा होगा कि लोगों की मिली जुली लोगों की भीड़ होती है, तो उससे हमें उसके समूह का पता चलता है। तो यहाँ पर समूह जो है वो एक हमें ग्रुप के बारे में बताता है। अगर हम आसान शब्दों में कहें तो ग्रुप को ही समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पर हमने वाक्य जो लिए है वो है भारतीय सेना विश्व की सबसे बड़ी सेना है। तो यहाँ पर सेना जो शब्द है वो हमें सभी सेनाओं के बारे में बता रहे हैं। वो ग्रुप है, उसमें मिले जुले सैनिक है, उसमें महिलाएं भी हो सकती है, उसमें पुरुष हो सकते हैं, उसमें सभी प्रकार के जो है सैनिक हो सकते हैं। जो हमारी 4 सेनाएं हैं उनके बारे में बात की जा रही है। तो ये हमें एक समूह का संकेत देता है। अगला हमारा वाक्य है, मेरी कक्षा के विद्यार्थी घूमने जा रहे हैं। तो यहाँ पर कक्षा जो शब्द है और विद्यार्थी जो शब्द है वो हमें समूह के बारे में बताता है। क्यों? क्योंकि कक्षा जो है वो सभी कक्षाओं की बात की जा रही है। स्कूल में अनेक कक्षाएं होती हैं, पहली से लेकर 12वीं तक, तो उसमें सभी के बारे में बात की जा रही है। और विद्यार्थी भी, छात्र भी हो सकती है, छात्राएं भी हो सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं। तो जो पढ़ते हैं वो सभी विद्यार्थी होते हैं, विद्या ग्रहण करने वाले। तो ये हमें मिले जुले जो छात्र हैं उनके बारे में बता रहे, इसलिए समूहवाचक संज्ञा है। अगला हमारा वाक्य है, मैंने जंगल में हिरणों का झुंड देखा। तो यहाँ पर झुंड जो शब्द है वो हमें मिले जुले जो हिरण है उस झुंड है उनका, उसको देखा। तो यहाँ मिले जुले हिरण है उसमें और झुंड है, झुंड के अंदर है, तो ये हमें समूह, हिरणों का समूह जो है उसका संकेत दे रहा है। ये शब्द हमें झुंड इसलिए समूहवाचक है। अगला वाक्य है, मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। तो यहाँ पर परिवार जो शब्द है वो समूहवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि परिवार में जो भी सदस्य है वो बच्चे भी हो सकते हैं, माता पिता भी हो सकते हैं, दादा दादी भी हो सकते हैं, नाना नानी भी हो सकते हैं, सभी हो सकते हैं, तो मिले जुले हो गए। तो इसलिए ये हमें समूह का बोध करा रहा है परिवार के। तो परिवार जो शब्द है वो हमें समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगला हमारा जो संज्ञा का भेद है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा की यदि हम परिभाषा यहाँ पर पढ़ते हैं तो वो इस प्रकार है, जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ये जो पदार्थ है वो तरल पदार्थ भी हो सकते हैं और ठोस भी हो सकते हैं। जैसे कि तरल पदार्थ अगर हम ले तो घी, तेल, पानी, और अगर ठोस के रूप में ले तो चांदी, सोना, तांबा, पीतल, ये सभी जो होंगे वो हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा होंगे, क्योंकि इनको हम मापते हैं, तोलते हैं, इसलिए। तो ये सभी जो है हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब इसमें हमारा हमने देखिए वाक्य है, पहला वाक्य है,
आजकल कोयले की कमी हो रही है। तो कोयला जो है यहाँ पर जो ये शब्द है वो हमें ठोस जो है द्रव्य का बोध करा रहा है वाचक का, तो यहाँ पर ये द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। अगला है मुझे लड्डू बहुत पसंद है। यहाँ लड्डू जो शब्द है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। और अगला देखिए, आप अपनी चाय में स्वाद अनुसार चीनी डाल सकते हैं। तो इसमें कौन सा शब्द होगा? द्रव्यवाचक, चीनी। क्यों? क्योंकि चीनी को हम गिन तो सकते नहीं है, उसे तोलते हैं, तो तोल कर लेते हैं, इसलिए ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार से आजकल पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर पेट्रोल जो शब्द है वो हम लीटर के रूप में लेते हैं, द्रव्य है, लिक्विड है, तरल है, इसलिए ये पेट्रोल जो शब्द है वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो मुझे आशा है कि आपको अभी तक जितना भी यहाँ हमने पढ़ा, जितनी भी हमने संज्ञाओं के भेद सीखे, वो आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगला है हमारा अंतिम जो संज्ञा का भेद है वो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा की अगर हम परिभाषा देखें तो इस प्रकार होगी, जिस संज्ञा शब्द से मन के भाव, अवस्था, दशा का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगर मैं इसे सरल शब्दों में कहूं तो यदि जिसको हम महसूस करें और जिसे हम छू ना सकें, जैसे कि स्वाद, उसको हम छूते नहीं है, उसको हम महसूस करते हैं, उसका हम अनुभव करते हैं, तो भाववाचक संज्ञा है। ऐसे ही अगर भय, डरना, भय जो है वो हम महसूस करते हैं, क्योंकि हम किसी चीज को देखते हैं तो हम उससे डर जाते हैं, तो हमने वो देखी चीज और हमने उसको महसूस किया तो हमारे मन में डर का भाव आया, तो ये जो भाव है डर का, वही हमारी भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार से हरियाली, अब हरियाली जो शब्द है कब होती है? जब बाग हरा भरा होता है तो चारों तरफ हरियाली फैल जाती है, तो हमें वो हरियाली दिखाई देती है, तो ये भाववाचक संज्ञा हुई। इसी प्रकार से देखिए वाक्य है हमारे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो इसमें हम कौन सा शब्द है जो हमें महसूस हो रहा है? आजादी। तो आजादी जो है वो हम फील करते हैं, वो हम महसूस करते हैं, उसे हम अनुभव करते हैं आजादी को। तो ये हमारा जो आजादी शब्द है वो हमारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगला है वह बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पर कौन सा शब्द है? आप सोचिए, इसमें इस वाक्य में कौन सा शब्द होना चाहिए? जी हाँ, इसमें हमें बचपन जो शब्द है वो जो है वो भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि बचपन, यौवन, बुढ़ापा, ये सभी शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि उसको हम महसूस करते हैं, बचपन को महसूस करते हैं, यौवन को महसूस करते हैं, बुढ़ापे को भी हम महसूस करते हैं। अगला वाक्य है हमारा, गर्मी के मौसम में थकान जल्दी हो जाती है। तो यहाँ पर कौन सा शब्द होना चाहिए? थकान। थकान को हम हमेशा महसूस करेंगे अंदर से कि हाँ आज बहुत थकावट हो रही है, थकान है। तो या फिर हमें बहुत ही फुर्ती है तो फुर्ती को हम महसूस करते हैं, या आज बहुत अच्छा लग रहा है हम महसूस करते हैं, ठंडक हम महसूस करते हैं, गर्मी हम महसूस करते हैं। तो यहाँ पर गर्मी जो शब्द है वो भी हमारी जो है भाववाचक संज्ञा होगी, और थकान शब्द भी। हमारा अगला वाक्य है, फलों में कुदरती मिठास होती है। तो यहाँ पर हमने किसको महसूस किया? फल को, कुदरत को, या मिठास को? बिल्कुल सही, हम मिठास को महसूस कर रहे हैं। किसकी मिठास को? फलों के मिठास को, क्योंकि हमने फल को खाया तो हमें उसकी मिठास का अनुभव हुआ, क्यों? मीठा है। तो हमने जो अनुभव किया मिठास, वही भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। तो यहाँ पर हमने सभी जो है संज्ञाएं कर ली है पूरी कंप्लीट। हमने 5 संज्ञाएं पढ़ी। अर्थ के आधार पर कौन कौन सी हो 5 संज्ञाएं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई
तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।